नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, ये हमारे जीके जीएस मॉक टेस्ट का 5वां वीडियो होने वाला है। इससे कि पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला या फिर पेशावर। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहते हैं। ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश लेखपाल में जितने भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये प्रीवियस ईयर से ही संबंधित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रणजीत सिंह की बात करेंगे तो इनकी धार्मिक राजधानी आपके अमृतसर को कहा जाता है। थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजा जो रणजीत साहब है ये 1798-99 ईस्वी में 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह जो है ये लाहौर के शासक बनते हैं। कहाँ के? आपके लाहौर के शासक बनते हैं। लाहौर के शासक बनते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है सन से कि कभी गद्दी पर बैठे। तो 1798-99 ईस्वी। 1809 ईस्वी की दोस्तों बात करते हैं तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और किसके मध्य? रणजीत सिंह दोस्तों और चार्ल्स मिटकॉफ के बीच, मिटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अमृतसर की संधि कब हुई तो अमृतसर की दोस्तों जो संधि है 1809 ईस्वी में पूछे। अगर पूछे किनके इनके मध्य हुई तो कहेंगे कि चार्ल्स मिटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई। समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजा रणजीत सिंह की। तो राजा रणजीत सिंह का जो पूरा साम्राज्य था दोस्तों ये 4 सूबों में बटा हुआ था। 4 सूबे का मतलब होता है दोस्तों कि पहले जैसे आज पूरे प्रांत हैं वैसे पहले सूबे हुआ करते थे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि औरंगजेब का जो आपका था वो 21 सूबों में बटा हुआ था, वैसे ही राजा रणजीत सिंह का जो पूरा साम्राज्य था ये 4 सूबों में बटा हुआ था, 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इसके पास था एक प्रांत आपका पेशावर। क्या था दोस्तों? एक प्रांत था पेशावर। एक था दोस्तों इसके पास कश्मीर, ठीक है, एक था मुल्तान और एक था दोस्तों इसके पास लाहौर। तो ये 4 प्रांतों का दोस्तों राजा हुआ करता था राजा रणजीत सिंह। एक पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। आज की बात करें भारत की तो भारत का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वही राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र हुआ करता था, वहीं का यह राजा था। बात करते हैं दोस्तों तो यह आपके 1798-99 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1839 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1839 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से सारी चीजें आप लोग कंफर्म कर लिए होंगी। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर चलेंगे कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों की भाग्य का निर्णय हुआ था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपके यूरोपीय कंपनी थे, आपके अंग्रेज थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पर लगभग दोस्तों आपके 150 सालों तक यहाँ पर राज किया। लेकिन दोस्तों एक कंपनी थी फ्रांसीसी, जो इन्होंने, आपकी कंपनी है तो बहुत सारी है लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने यहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर सके। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध के साथ फ्रांसीसियों के जो भाग्य का निर्णय हुआ, मतलब कहाँ से आपके फ्रांसीसियों को भारत से बाहर जाना पड़ जाता है? वांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या फिर प्लासी की लड़ाई। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो बक्सर की लड़ाई थी ये 1764 ईस्वी में हुई थी और इसमें आपके फ्रांसीसियों का क्या था दोस्तों? इसमें फ्रांसीसियों का कोई महत्व ही नहीं था। और प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बात करते हैं प्लासी की लड़ाई, तो यह आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें दोस्तों के जो सिराजुद्दौला साहब हैं इनका दोस्तों आपके मीर जाफर जो है इनको धोखा दे देता है। मीर जो जाफर है यह इसको धोखा दे देता है और जो आपके मीर जाफर धोखा देता है और मीर जाफर वहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है। फिर बात करते हैं मीर जाफर को भी दोस्तों, मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, फिर इसको हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा जाता है। और जब जो मीर कासिम है इसको भी दोस्तों कठपुतली की तरह पर किया जाता है। और जब मीर कासिम अपने हिसाब से अपने गद्दी पर बैठता है और अपने हिसाब से शासन चलाने का कार्य करता है तो आपकी कासिम को भी हटाकर फिर से मीर जाफर को यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जिससे कासिम जो है मीर कासिम काफ़ी नाराज होता है। क्या होता है दोस्तों? काफ़ी नाराज होता है और यह दोस्तों चला जाता है आपके अवध की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं अवध की, तो अवध में उस समय सुजाउद्दौला था। कौन था आपका?
यहाँ पर था आपका सिराजुद्दौला और यहाँ पर शुजाउद्दौला है, थोड़ा सा नाम में अंतर है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब होता है उसमें, और इसी अवध में दोस्तों आकर शरण लिए थे आपके कौन, एक आपके मुगल भी शासक था, शाह आलम द्वितीय ये थे। तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और आपके मीर कासिम, ये तीनों मिल जाते हैं और ये तीनों ने मिलकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, जिसको हम कहते हैं बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई में दोस्तों क्या हो जाती है, अब दोस्तों इन तीनों की संयुक्त सेना भी हार जाती है, जिसमें आपके दो इलाहाबाद की दो संधि भी होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। एक बार मैं आपको रिविजन कर दे रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी कहानी आप लोगों की समझ में आई नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की, तो यह 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें एक तरफ था आपके रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ थे आपके सिराजुद्दौला, जो आपके बंगाल के नवाब थे। लेकिन सिराजुद्दौला को दोस्तों आपके इसका जो सेनापति था आपके कौन, मीर जाफर, दोस्तों यह इनको धोखा दे देता है। क्या दोस्तों है, यह इनको आपके धोखा दे देता है। और दोस्तों जब इनके ऊपर आक्रमण करने की बात होती है तो मीर जाफर अपनी सैनिक टुकड़ियों को आदेश ही नहीं देता है, जिससे सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की। और मीर जाफर को इतना बड़ी धोखा के लिए रिवार्ड दिया जाता है और इसे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मीर जाफर जो दोस्तों होता है, जब यह कुछ अपने ढंग से कार्य करने का कार्य करता है और अंग्रेजों को लगता है कि मीर जाफर ठीक नहीं है, तो यह मीर जाफर को भी गद्दी से हटा देते हैं, क्योंकि इनका जो दामाद था मीर कासिम, यह कहता है कि अगर आप हमको अगर नवाब बना दें तो मैं आपको बेहतर तरीके से मदद कर सकता हूं। फिर मीर कासिम को बैठा देते हैं और फिर जब मीर कासिम भी कुछ अपने तरीके से कार्य करने लगता है तो मीर कासिम को पुनः हटाकर कहते हैं कि मीर कासिम तो और भद्दा है, बल्कि मीर जाफर ही कुछ ठीक था, जिससे मीर कासिम का काफ़ी अपमान होता है और मीर कासिम इस अपमान का बदला लेने के लिए काफ़ी नाराज हो जाता है और चल देता है आपके अवध की तरफ। अवध में देखता है तो अवध का आपके उस समय नवाब होता है शुजाउद्दौला, और यहीं पर दोस्तों आकर रेस्ट कर रहे होते हैं आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अब यह आपके मीर कासिम आकर बताता है कि अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गलत कार्य कर रहा है, हमको अवध पर बंगाल पर पूरी तरीके से दोस्तों उसने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो आपके मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर कहते हैं कि हम आपके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे। और इन तीनों ने मिलकर 1764 ईस्वी में कूच कर दिए यहाँ पर बंगाल की तरफ और आक्रमण किया, जिसमें दोस्तों क्या होता है जिसमें दोस्तों आपके इन तीनों की जो सैनिक टुकड़ी थी, इसका सेनापति होता है आपके गुरगीन खां। कौन होता है आपके, गुरगीन खां, जो पूरी तरीके से पराजित हो जाता है और एक बार फिर से अंग्रेज विजयी होते हैं। 2 बार मैंने इस कहानी को पूरा आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये भी नहीं सही होगा, सही होगा आपके वांडी वास्की। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था ये फ्रांस से ही संबंधित है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा। ये होगा आपके वांडी वास्की लड़ाई, जो 1760 ईस्वी में हुई थी, 1760 ईस्वी में हुई थी, अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हार जाते हैं। और अंग्रेजों का दोस्तों उसमें अंग्रेजों का होता है आपके आयरकूट के नेतृत्व में दोस्तों क्या कर देते हैं, आपके फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ देती है। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। थोड़ा सा समय हमको अधिक लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन सारे फैक्ट्स आपके कंफर्म हो गए होंगे, क्योंकि फ्लासी बॉक्सर से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे गए, फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। आपको मैंने कम से कम 100 बार बताया, अगर आप शुरू से एग्जाम तक चैनल पर जुड़े हुए, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि आपके राष्ट्रपति संबंधित आपको 4 आर्टिकल पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल 52, दूसरा आर्टिकल 53, तीसरा आर्टिकल 61, चौथा आर्टिकल 72। ठीक है, इस ऐसे कुछ आर्टिकल हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। इसके लिए कोई भी दोस्तों बात नहीं है, इसको आपको याद होना है और कोई बात नहीं होगी। देखिए, बात करते हैं दोस्तों पर आर्टिकल 52 की, तो यहाँ दोस्तों ये आपके बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का फर्स्ट सिटीजन होगा, प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 53 दोस्तों क्या करता है, दोस्तों आर्टिकल 53 दोस्तों क्या करता है, आपको बताता है कि जो कार्यपालिका इसकी समस्त जो शक्तियां हैं दोस्तों किसमें निहित होंगी, आपके निहित होंगी राष्ट्रपति में। आर्टिकल 61 आपके महाभियोग की बात करता है कि अगर कोई राष्ट्रपति बन जा रहा है और वह दोस्तों के कानून के हिसाब से काम नहीं करता है, कानून के विरुद्ध कार्य करने लगता है, तो आपके उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आपके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 72 आपके राष्ट्रपति को एक क्षमा दान की शक्ति देता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को क्या किया है दोस्तों के मृत्यु की सजा सुनाई है आपके, तो वह उसे टाल सकता है, उसे क्षमा प्रदान कर सकता है। तो यह आपके आर्टिकल 72 एक बहुत ही बड़ा है समाधान। ये चारों आर्टिकल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे कई सारे और भी आर्टिकल हैं, लेकिन ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको महाभियोग चलाया जाता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प गलत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। संसद द्वारा दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है, चाहे राज्यसभा से चले चाहे वह लोकसभा से चले, ये कोई आपके मुद्दा नहीं है। संसद की बात करेंगे दोस्तों, यह आपके आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है। समझ गए होंगे दोस्तों। आपके उसमें उपस्थित, आपके सदन में उपस्थित 2/3 सदस्य इसको चलाते हैं और इसको चलाने से 14 दिन पहले दोस्तों आपके राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग चलने वाला है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये सारे आर्टिकल्स जो मैं आपको बताई 79, 80, 81, 52, 53, 61, 72, ये सब चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। आप तुरंत नोट्स, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना है तो एक नोट आपको बनाना है। आप 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये जितने भी एक कापी लेता है, कोई बहुत महंगी वाली बात नहीं है। और एक अपनी नोटबुक में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फुल डिटेल के साथ लिखिए और दिन भर में एक बार मात्र उसको पलट कर देख लीजिए। वादा करता हूं मित्रों, आप जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन आप लगभग मिस नहीं करेंगे। कुल तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप 80% क्वेश्चन इन्हीं मॉक टेस्टों से पाएंगे। इन्हीं अगर आप डिटेल एनालिसिस करके पढ़ेंगे तब पाएंगे। मेरा शुरू से ही आता रहा है, बच्चे नहीं हैं, आप लोग शेयर नहीं करते, मैं देखता हूँ बहुत अधिक बच्चे नहीं हैं, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं। और कोई भी बच्चा कुछ आके हैं 1 मिनट देख कर छोड़कर चले जाते हैं, कोई 2 मिनट छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं तब तो ठीक है। अगर दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन तो दोस्तों ये भी है, मैं अभी आपको 20 क्वेश्चन बना कर लेता हूँ। आपके राष्ट्रपति क्षमतान शक्ति किस आर्टिकल में है, और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ राष्ट्रपति नीतियों की यह किस आर्टिकल में कहा गया है, महाभियोग किस आर्टिकल द्वारा चला जाता है। तो 4 क्वेश्चन बन गए, तब आप लोगों को चलेगा हाँ बहुत बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसको ही आप लिखते चलिए, ये भी तो क्वेश्चन के रूप में दिखेगा। अब आप लोग इतने नादान तो नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि मैंने 25 क्वेश्चन कराया। ऐसी कोई बात नहीं, आपको अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए, आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए एक सेशन से, बस इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और मित्रों शेयर कर लीजिए। और वीडियो को, कोई भी वीडियो है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखना अनिवार्य होता है। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ेगा उसके बाद भी ये क्लास में बंद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये क्लासें आपके रेगुलर वे में चलेंगी, आप लोगों को साथ देना होगा। आज नहीं तो कल आप लोग शेयर भी करेंगे और मान जाएंगे कि यह आपके जो सेशन है कितना इंपॉर्टेंट चलता है। चलिए दोस्तों, बात बहुत हो गई, अगले क्वेश्चन की तरफ भी अपना कदम बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस में बता रहा हूं, मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। पीछे ही मैंने ये क्वेश्चन बताया, मैं यही बात कहता हूँ मित्रों, जितने भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस करता हूँ ये क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, पीछे ही मैंने आपको बताया कि अगर संसद पर, आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है, या संसद के किसी भी सदन में, चाहे अगर लोकसभा में चले चाहे वो राज्यसभा में चले, पीछे ही बताया है, कोई भी देर की बात नहीं है, पीछे ही बताया है कि इसमें 2/3 सदस्यों द्वारा आपके चला जाता है और 14 दिन से पहले आपको ज्ञात किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही शुरू हो या फिर राज्यसभा में ही शुरू हो, वह आपके संसद के किसी भी सदन में चल सकता है। सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक लाइन बता दीजिए कि लोकसभा आर्टिकल किस में है, राज्यसभा किस में है और यह आपके संसद किस में है। तो बता दिया। आप एक ट्रिक से रख सकते हैं, सरला। सरला एक नाम है लड़की की, इसकी ट्रिक से आप क्या याद रखेंगे, इसकी ट्रिक से आप याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है संसद। यह होगा आपके, इसको क्रम से लिख लीजिए, 79, 80, 81, ठीक है, आपके क्रम से हो गया। अब से संसद, रसी राज्यसभा, रसी लोकसभा। तो लोकसभा हो गया आर्टिकल 81 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और संसद का आर्टिकल 79 में। अब आप जीवन में कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का आपके पदेन सभापति होता है, आपके लोकसभा अध्यक्ष जो होगा, स्पीकर होता है जो ओम बिरला साहब हैं इस समय। पहले आपके कौन थे, जीबी मावलंकर साहब थे। राज्यसभा के आपके जो सभापति होते हैं ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रथम कौन थे आपके सभापति राज्यसभा के, कौन थे, बिल्कुल सही, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब। इसमें कौन है, वेंकैया नायडू साहब हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और पीछे हमने दोस्तों यहाँ पर जाना है कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके ऊपर अगर आपको महाभियोग चलाना है तो आपको चाहे आप लोकसभा में शुरू करें चाहे आप राज्यसभा में शुरू करें, आप किसी में भी शुरू कर सकते हैं। अगर 2/3 सदस्य, जब उपस्थित सदस्यों का 2/3 अगर आपको पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। अगर 2/3 सदस्य से ये पारित हो जाता है, सदस्यों से पारित हो जाता है, बहुमत से पारित हो जाता है। ये तो प्रेसिडेंट की बात रही, चाहे आप लोकसभा शुरू करें चाहे आप राज्यसभा शुरू करें। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो अगर उपराष्ट्रपति हैं आपके, क्या है आपके उपराष्ट्रपति साहब हैं, अगर इनके ऊपर महाभियोग चलाना है तो ये किस में शुरू किया जा सकता है? विधान परिषद में, विधानसभा में, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। तो मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो महाभियोग भी आपके राज्यसभा से स्टार्ट होगी। आर्टिकल 80 में है, इस बात को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये बात तो है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। लेकिन अगर इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। अगर उपसभापति को पूछे तो 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल आपके 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1 बड़े सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं, आपके 1 बड़े सदस्य यहाँ पर हटते रहते हैं, जिससे कि यह सदन क्या होता है, कभी भी आपके स्थायित्व प्रदान करता है, कभी भी हटता नहीं है, हमेशा ही स्थायी रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो गुजरात बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं कि भारत के जो 9 राज्य हैं, क्या करते हैं दोस्तों, भारत के जो 9 राज्य हैं ये आपके समुद्री सीमा को साझा करते हैं, जिसमें गुजरात सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। आगे की तरफ चलें, गुजरात से आपको पता होना चाहिए कि आपके सबसे अधिक सीमा को साझा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। जो दोस्तों यहाँ पर आर्य आए, ये आर्य इसके पहले जो पूर्व थे, आर्य पूर्वों जो थे उनके पूर्वों के साथ संघर्ष में सफल रहे, ऐसा कारण क्या था? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? बिल्कुल भी नहीं। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे? ऐसे भी कोई बात नहीं है। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे? ये भी गलत बात है, क्योंकि वो तो ग्रामीण संस्कृति से। ये सही होगा कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाते जो उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आर्य से पहले हम लोग घोड़े और लोहे से परिचित नहीं थे। आर्यों ने ही भारत में आपके क्या किया, आपके घोड़े और आपके लोहे का प्रचलन किया, इनसे हम लोग पहचान पाए। तो इन्होंने घोड़ों से द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए क्या रहे, ये सफल रहे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं होमवर्क के लिए, जो मैं आपको प्रत्येक दिन देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों आपके 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, या अपने किस स्तंभ लेख में, किस शिलालेख में, किसमें आपको यहाँ पर इसका उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में बताइएगा। होमवर्क में कोई भी बच्चा आंसर नहीं देता, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने समझ पाता। होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ तो कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सारी जानकारियाँ आपको पता है। धीरे धीरे ही दोस्तों, लेकिन आज के भी सेशन में हमने लगभग 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए, और 10 से मतलब बन जाता है कि क्वेश्चन से लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपने 20 मिनट के सेशन में कंप्लीट किए हैं। ये बात आप उस समय ध्यान रखेंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे और आप लोग सोचेंगे कि हमने एक नोट बनाई थी, कितने आसानी के साथ सारी चीज़ों को हमने रिवाइज करके पढ़ा था, बहुत मजा आया था। दोस्तों मैं आपको एक निर्देशन दे सकता हूँ, एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको है, याद करना आपको है, रिवाइज करना आपका कार्य है। बिल्कुल करते रहिए। इस चैनल को शेयर भी कीजिए, आपके मित्र कोई भी हैं, कोई भी लोग हैं तो बताइए कि एक ऐसा चैनल है बढ़िया आपको पढ़ाता है, आप लोग उससे जोड़िए, सबको बताइए। और दोस्तों जो ज्ञान होता है ये बांटने से ही बढ़ता है। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा मैं उसको बता दूंगा तो वो भी सफल हो जाएगा। बहुत अधिक सीटें हैं, 2-1 मित्र आपके अगर सफल हो जाते हैं और आप भी सफल हो जाते हैं तो उसमें कौन सी बुराई है। तो सभी लोगों को फटाक से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस छोटे से सेशन से आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी और आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।